हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जीके विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। एमपीपीएससी प्री क्रैश कोर्स में आज हम 37वां भाग पढ़ने वाले हैं एन सीरीज़ का। एन सीरीज़ जो कि एमपीपीएससी प्री के लिए चलाई जा रही है, बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज़ है और अब से हम इसकी स्पीड भी बढ़ा देंगे। अभी तक हम बहुत स्लो एक दिन में एक वीडियो करते थे या 2 दिन में एक एन सीरीज़ का वीडियो, अब हम एक दिन में 2 से 3 करेंगे क्योंकि एमपीपीएससी प्री में अब बहुत ज़्यादा समय नहीं रह गया है। 25 दिन मान के चलिए आप रह गए हैं, 1-2 दिन तो रिवीजन में ही चला जाता है। तो आपको ये एन सीरीज़ बहुत अच्छे से कर लेना। अगर इसके पहले के 36 वीडियो नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी प्लेलिस्ट की लिंक मैंने डाल दी है, तो वहाँ से आपको इसके पूरे वीडियो मिल जाएंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं मध्य प्रदेश के प्रमुख राजवंश और उनसे संबंधित प्रश्न। कौन सा राजवंश है और उससे संबंधित कौन से प्रश्न आपके आ सकते हैं। जिससे मैं ये पढ़ा रही हूँ वो मेरे एमपीपीएससी प्री की यूनिट 1 की बुकलेट है। एमपीपीएससी प्री का अगर आपने मेरा पैकेज लिया होगा तो आपको यूनिट 1 में एक मध्य प्रदेश इतिहास की एक बुकलेट मिली होगी जहाँ पर मध्य प्रदेश इतिहास और कला संस्कृति कवर किया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं मौर्य वंश। मध्य प्रदेश में भी मौर्य वंश का जो शासन मध्य प्रदेश में भी रहा था, इनके बारे में जो फैक्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसको मैं 2 से 3 बार बताऊंगी जिससे आपको वो याद हो जाए। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य ने अवंती में अपनी सत्ता स्थापित की थी, जिससे उसके पुत्र बिंदुसार ने अक्षुण्य बनाए रखा था। चंद्रगुप्त मौर्य ने अवंती में, ये मौर्य साम्राज्य राज्य के जो संस्थापक थे चंद्रगुप्त मौर्य, उन्होंने अवंती में अपनी सत्ता स्थापित की थी। मतलब चंद्रगुप्त मौर्य ने अवंती में भी शासन किया था। उसके बाद उनके पुत्र थे बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र थे बिंदुसार, उन्होंने भी इसी सत्ता को, इनकी जो विजय जो थी उसको बनाए रखा था। मौर्य सम्राट बिंदुसार ने अपने शासनकाल में अपने पुत्र अशोक को अवंती का राज्यपाल नियुक्त किया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आता है कि अशोक को अवंती का राज्यपाल किसने नियुक्त किया। बिंदुसार जो कि अशोक के पिता थे। ये भी आता है कि बिंदुसार ने अशोक को कहाँ का राज्यपाल नियुक्त किया, तो अवंती का राज्यपाल नियुक्त किया। ये क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, तो दूसरा वाला फैक्ट याद रखिएगा। राजकुमार अशोक ने उज्जैनी में 11 वर्ष तक सत्ता का संचालन किया। कितने वर्ष तक किया? 11 वर्ष तक। अशोक ने विदिशा की एक श्रेष्ठी धनीराम की पुत्री महादेवी, जिसको श्रीदेवी नाम बोला जाता था, श्रीदेवी से विवाह किया। ये भी एक क्वेश्चन आता है। अशोक ने विदिशा की किस राजकुमारी से विवाह किया? श्रीदेवी की से किया। श्रीदेवी किसकी पुत्री थी? श्रीदेवी धनीराम की पुत्री थी। या ये भी आता है अशोक ने श्रीदेवी से विवाह किया, वो कहाँ की राजकुमारी थी? तो वो मध्य प्रदेश के विदिशा की राजकुमारी थी। मौर्य सम्राट अशोक ने सांची में बौद्ध धर्म से संबंधित सांची के स्तूप का निर्माण कराया था। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है अगर जो लोग नए हैं, कि सांची के स्तूप का निर्माण किसने कराया था? अशोक ने सांची में अपने पुत्र महेंद्र एवं पुत्री संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए श्रीलंका भेजा था। मतलब अशोक ने सांची से ही, अशोक के पुत्र थे महेंद्र और पुत्री संघमित्रा। जो हमने पढ़ा है कि जो कलिंग का युद्ध हुआ था, कलिंग के युद्ध के बाद से अशोक का हृदय परिवर्तित हो गया था और उसके बाद से उसने बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार स्टार्ट कर दिया था। उसी तारतम्य में उन्होंने अपने पुत्र और पुत्री को भी प्रचार प्रसार के लिए लगाया और सांची से उन्होंने, उनके पुत्र थे महेंद्र और पुत्री संघमित्रा, उनको श्रीलंका भेजा था। मौर्य सम्राट अशोक से संबंधित अभिलेख मध्य प्रदेश में के मिलते हैं दतिया में गुर्जरा अभिलेख है। कौन सा अभिलेख है? दतिया के गुर्जरा अभिलेख। रूपनाथ अभिलेख जबलपुर में। याद रखिएगा, गुर्जरा अभिलेख कहाँ पर है? गुर्जरा अभिलेख दतिया में है। रूपनाथ अभिलेख कहाँ पर है? रूपनाथ अभिलेख जबलपुर में है। और सारोमारो की गुफाएं जो हैं बुधनी में है। बुधनी जिला सीहोर के अंतर्गत आता है। याद रखिएगा। एक और आता है कि मारा की गुफाएं। याद रखिएगा, ये सारोमारो की गुफाएं और मारा की गुफाएं अलग अलग हैं। सारो की गुफाएं बुधनी में हैं जो जिला सीहोर में आता है, और मारा की गुफाएं सिंगरौली जिले में हैं। दतिया जिले में स्थित गुर्जरी अभिलेख में अशोक का नाम अशोक मिलता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस अभिलेख से अशोक का नाम अशोक मिलता है? तो गुर्जरी अभिलेख से मिलता है। गुर्जरा अभिलेख कहाँ पे है? दतिया में है। वहीं पे अशोक का नाम अशोक मिलता है। वेरी इस राजवंश से हमारे मध्य प्रदेश से संबंधित जो भी प्रश्न होंगे वो यहाँ पे हैं। तो दतिया जिले में गुर्जरा अभिलेख है। गुर्जरा अभिलेख से ही अशोक का नाम अशोक मिला है। रूपनाथ अभिलेख कहाँ पर है? जबलपुर में। इस पे भी अशोक के प्रमाण मिले हैं। सारोमारो की गुफाएं बुधनी सीहोर में है। अगला है शुंग वंश के बारे में अगर हम पढ़ें तो पुष्यमित्र शुंग अंतिम मौर्य शासक
बृहदत्त का अमात्य था। अमात्य मतलब होता है मंत्री। तो शुंग वंश जो था, शुंग को ब्राह्मण वंश भी बोला जाता है। और जो पुष्यमित्र शुंग था, जो अंतिम मौर्य शासक थे बृहदत्त। याद रखिएगा, मौर्य वंश के बाद शुंग वंश आया था। तो जो मौर्य वंश के बाद जो शुंग वंश आया था, तो कैसे आया था कि मौर्य शासक का जो अंतिम शासक था बृहदत्त, और पुष्यमित्र शुंग ने बृहदत्त की हत्या कर दी थी और शुंग वंश की स्थापना की थी। ये पहला पॉइंट याद रखिएगा। पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना की। पुष्यमित्र शुंग मौर्य साम्राज्य के जो अंतिम शासक बृहदत्त थे, उसके अमात्य मतलब मंत्री थे। इन्होंने बृहदत्त की हत्या कर दी थी। शुंग शासक मूलतः उज्जैनी के ब्राह्मण थे। शुंग, ये क्वेश्चन एक बार जो पीएससी है वो पूछ चुकी है कि शुंग वंश मूलतः कहाँ के थे। तो शुंग वंश मूलतः उज्जैनी के ब्राह्मण थे। पुष्यमित्र शुंग ने अपने पुत्र अग्निमित्र को विदिशा क्षेत्र का शासक बनाया। पुष्यमित्र शुंग के पुत्र कौन थे? अग्निमित्र, और अग्निमित्र विदिशा के शासक रहे हैं। कालांतर में विदिशा शुंग साम्राज्य की राजधानी बनी। आगे जाके जो विदिशा है वो शुंग साम्राज्य की राजधानी बन गई थी। संस्कृत के महाकवि कालिदास ने अपनी रचना मालविकाग्निमित्रम में विदिशा के शासक अग्निमित्र और उसकी दासी मालविका के प्रणय प्रसंगों का उल्लेख है। ये क्वेश्चन याद रखिएगा। मालविकाग्निमित्रम किसकी रचना है? तो मालविकाग्निमित्रम महाकवि कालिदास की रचना है और उसमें उन्होंने किसका वर्णन किया है? अग्निमित्र और उसकी दासी मालविका का। अब हम पढ़ते हैं कारदामक वंश। ये वंश बहुत सारे कम लोगों ने सुना होगा, क्योंकि एक प्रकार का बहुत बड़ा राष्ट्रीय वंश नहीं था। मध्य प्रदेश में और साउथ में इसका जो है शासन रहा था। कारदामक वंश सखों की एक जो वंशज शाखा है का उज्जैन में भी आविर्भाव हुआ था। किसकी? सकों की। याद रखिएगा, सक जो शासक थे, रुद्रदामन, आपने नाम सुना होगा। रुद्रदामन एक अच्छा प्रसिद्ध सक शासक हैं। तो सकों की एक वंशज शाखा थी, उसका उज्जैन में भी आविर्भाव हुआ था, मतलब उत्पत्ति वहाँ भी हुई थी। कारदामक वंश का संस्थापक चष्टन था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कारदामक वंश का संस्थापक कौन था? तो कारदामक वंश का संस्थापक चष्टन था। कौन था? कारदामक वंश का संस्थापक कौन था? चष्टन था। याद रखिएगा, कारदामक वंश का संस्थापक कौन था? चष्टन था। चष्टन ने महाक्षत्रप की उपाधि धारण करी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कारदामक वंश का शासक कौन था? चष्टन था। चष्टन ने महाक्षत्रप की उपाधि धारण करी और उज्जैन में अपने साम्राज्य का विस्तार किया। कारदामक वंश का सबसे प्रतापी शासक रुद्रदामन था। रुद्रदामन का शासन कब से कब तक रहा था? 130 से 150 ईस्वी था। इसने उज्जैनी को अपनी राजधानी बनाया। किसने? रुद्रदामन ने। अगला है कुषाण वंश। तो मध्य प्रदेश के शहडोल जिलों में कुषाण वंश के शासक कनिष्क प्रथम के 324 सिक्के प्राप्त हुए हैं। कनिष्क प्रथम के सिक्के कहाँ से प्राप्त हुए हैं? 324 सिक्के कहाँ से प्राप्त हुए हैं? शहडोल से। याद रखिएगा, कनिष्क प्रथम के 324 सिक्के शहडोल से प्राप्त हुए हैं। कहाँ से प्राप्त हुए हैं? कनिष्क प्रथम के 324 सिक्के शहडोल से प्राप्त हुए। कुषाण वंश के शासक कनिष्क द्वितीय का एक सिक्का हरदा जिले से प्राप्त हुआ है। एक कुषाण वंश का शासक था कनिष्क द्वितीय, उसका कहाँ से सिक्का प्राप्त हुआ है? उसका सिक्का प्राप्त हुआ है हरदा जिले से। सातवाहन वंश के बारे में पढ़ते हैं। तो मध्य प्रदेश में सातवाहन वंश की उपस्थिति उज्जैनी और विदिशा जिले में मिलती है। कहाँ पे? उज्जैनी। और प्राचीन काल के जो शासक थे हमारे मध्य प्रदेश में मेनली विदिशा और उज्जैनी, यहीं थोड़ा ज़्यादा विस्तृत थे। तो मध्य प्रदेश में सातवाहन की उपस्थिति उज्जैनी और विदिशा जिले में मिलती है। तक्षशिला के यवन शासक एंटियोक्लिडिस ने विदिशा के सातवाहन वंश के शासक भागभद्र की राजसभा में हेलियोडोरस नामक राजदूत को भेजा था। एंटियोक्लिडिस ने कहाँ पे भेजा था? हेलियोडोरस नामक एक राजदूत कहाँ पे भेजा था? सातवाहन वंश के शासक थे भागभद्र, उनकी सभा में भेजा था। हेलियोडोरस ने बेसनगर विदिशा में भागभद्रम को स्वीकार किया। भगवान विष्णु को समर्पित एक गरुड़ ध्वज स्तंभ हेलियोडोरस स्तंभ, जो कि वेशनगर में स्थापित कराया गया, जिसे खामबामा स्तंभ भी कहा जाता है। मैं विदिशा जिले की हूँ, मैंने ये देखा है और ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो बेसनगर में स्थापित कराया था, जिसे क्या बोलते हैं? खाम बाबा भी बोलते हैं, या खाम बाबा का खंबा या खाम बाबा का स्तंभ भी बोलते हैं। और ये किसने कराया था? हेलियोडोरस ने कराया था। कहाँ पे कराया? विदिशा में। और ये किसके काल में हुआ? तो ये सातवाहन वंश के काल में हुआ। किस शासक के काल में हुआ? भागभद्र के शासन काल में हुआ। तक्षशिला का यवन शासक ने
हेलियोडोरस को यहाँ पे पहुँचाया था, उन्होंने इसकी स्थापना की। बोधि वंश के बारे में पढ़ते हैं तो जबलपुर की त्रिपुरी जबलपुर में है, याद रखिएगा, यहाँ झंडा सत्याग्रह हुआ था। जबलपुर की त्रिपुरी में दूसरी तीसरी शताब्दी के मध्य बोधि वंश का शासन रहा है। कब रहा है? दूसरी तीसरी सदी के मध्य। इस बोधि वंश के प्रमुख शासक श्री बोधि, चंद्र बोधि और शिव बोधि थे। कौन कौन से? श्री बोधि, चंद्र बोधि और शिव बोधि। और बोधि वंश का शासन कहाँ रहा है? जबलपुर की त्रिपुरी में। ये भी ध्यान रखिएगा, कहाँ पे? जबलपुर के त्रिपुरी में। अब है मगवंश। दूसरी तीसरी शताब्दी में मध्य प्रदेश के बघेल खंड में मगवंश का शासन था। कहाँ पर? बघेल खंड में मगवंश का शासन था। और मगवंश का प्रथम शासक था भीमसेन। याद रखिएगा, मगवंश का कौन सा शासन था? माघवंश का प्रथम शासक था भीमसेन। और माघवंश के प्रसिद्ध राजा और थे भद्रमग, शिवमग, ये भी थे। मग शासकों के सिक्के बांधवगढ़ जिला उमरिया से प्राप्त हुए हैं। बांधवगढ़ में एक राष्ट्रीय उद्यान भी है। 1958 में इसकी स्थापना हुई थी और 1993 में इसको जो प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया था, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान को। और यहाँ पे भगवान विष्णु की मूर्ति भी पाई गई है। माघ शासकों के सिक्के कहाँ पर प्राप्त हुए? माघ शासकों के सिक्के बांधवगढ़ से प्राप्त हुए हैं। और यहाँ का प्रथम शासक कौन था? माघवंश का प्रथम शासक याद रखिएगा कौन था? भीमसेन था। और ये मध्य प्रदेश के बघेल खंड में स्थापना हुई माघवंश की, ये भी ध्यान रखिएगा। फिर है बाकटक वंश में, मेनली ये बाकटक वंश साउथ में इसका क्षेत्र रहा है। बाकटक राजवंश का मूल स्थान बुंदेलखंड रहा है। यह बाकटक वंश की जो स्थापना थी वो विंध्य शक्ति ने की थी। बाकटक वंश की स्थापना किसने की? बाकटक वंश की स्थापना विंध्य शक्ति। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बाकटक वंश की स्थापना किसने की थी? विंध्य शक्ति ने की थी। विंध्य शक्ति का शासन, विंध्य शक्ति 255 से 275 ईस्वी को विदिशा का शासक कहा गया है। विंध्य शक्ति को किसका शासक कहा जाए? मतलब विदिशा का शासक रहा है विंध्य शक्ति। कब से कब तक रहा है? 255 से 275। याद रख लीजिएगा, बाकटक वंश का संस्थापक कौन था? विंध्य शक्ति था। और विंध्य शक्ति ने कहाँ पर शासन किया था? विदिशा में। विदिशा का इसको शासक कहा जाता था। विंध्य शक्ति के पुत्र थे प्रवरसेन प्रथम। का साम्राज्य विस्तार बुंदेलखंड से लेकर दक्षिण में हैदराबाद तक था। विंध्य शक्ति के पुत्र कौन थे? विंध्य शक्ति के पुत्र थे प्रवरसेन प्रथम। और इनका साम्राज्य विस्तार कहाँ से कहाँ तक था? बुंदेलखंड से लेकर दक्षिण में हैदराबाद तक था। अगला है गुप्तवंश। समुद्रगुप्त गुप्त वंश का सर्वाधिक प्रतापी शासक था। समुद्रगुप्त का तो आपको जानते ही हैं, भारत का नेपोलियन कहा जाता है। वीणा बजाते थे ये, और इनको भारत का नेपोलियन कहा जाता है। और ये सर्वाधिक प्रतापी शासक था गुप्त साम्राज्य का। 335 से 380 इनका कार्यकाल रहा था। समुद्रगुप्त ने जब अपने विजय अभियान के लिए जा रहे थे तो इन्होंने सागर में प्रवेश कर दमोह, जबलपुर, मंडला होते हुए दक्षिण की ओर प्रस्थान किया था। मतलब अपने जो मध्य प्रदेश का सागर जिला है वहाँ पर उन्होंने प्रवेश किया। उसके बाद दमोह, जबलपुर, मंडला होते हुए ये दक्षिण की ओर गए थे। मतलब उत्तर से दक्षिण की ओर जब जा रहे थे तो हमारा मध्य प्रदेश बीच में पड़ा था, तो मध्य प्रदेश को भी जीतते हुए ही गए थे। फ्रेंड्स, मध्य प्रदेश की हो या भारत का कोई भी क्वेश्चन हो या विश्व का कोई भी क्वेश्चन हो, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो हमें याद नहीं होते हैं। प्राचीन इतिहास में जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, वेद, ब्राह्मण, उपनिषद, षट जो दर्शन है, ये चारों जो हैं बहुत इम्पॉर्टेंट है। और इन चारों के जो ब्राह्मण हैं वो संस्कृत वर्ड में है, उपनिषद संस्कृत वर्ड में, जो कि हमको याद नहीं होते हैं। अब उनको याद कैसे करना है, इसके लिए मैं ट्रिक आज आपको शाम को बताने वाली हूँ। आज रात को 8 बजे एक वीडियो आएगा, लेकिन वो मेरे इस चैनल पर नहीं आएगा जीके विद आकांक्षा पर, वो आएगा जीके ट्रिक विद आकांक्षा पर। वो आएगा किस पे? जीके ट्रिक विद आकांक्षा, जो कि मेरा नया चैनल है। और ये नए चैनल की जो लिंक है वो आपको कमेंट बॉक्स में मिलेगी। कमेंट बॉक्स में जाकर इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको अच्छी अच्छी ट्रिक मिलती रहे। यूनिट 10 के आयोगों की जो अध्यक्ष है उसकी भी ट्रिक यहीं पर मैंने करवाई है। निर्वाचन आयोग, अनुसूचित जनजाति आयोग को मैंने अब दोनों को अध्यक्षों को मैंने करवा दिया है। अब बचे जितने भी अध्यक्ष हैं उनको मैं कराने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। समुद्रगुप्त ने इस अभियान के दौरान अपने विदिशा के शक सामंत उनके जो अधीन काम करते थे उसको श्री धरवर्मन को पराजित किया था। इस विजय की स्मृति में उसने सागर के एरन में एक स्मारक बनाया था। ये बहुत 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 ही इम्पोर्टेंट है। एरन स्मारक कहाँ पर है? सागर में है। किसने बनवाया है? समुद्रगुप्त ने बनवाया।
किस खुशी में बनवाया था। ना नॉर्मली जो स्मारक होते हैं स्मृति के लिए, स्मृति से बना हुआ रहता है, जो कि स्मृति के उपलक्ष्य में बनाए जाते हैं। कोई विजय हो गई, कोई खुशी हो गई उस उपलक्ष्य में। तो विदिशा के सक्सामन श्रीधरवर्मन को पराजित कर उन्होंने ये बनवाया था। समुद्रगुप्त ने एरन को स्वभोग नगर के रूप में स्वीकार किया। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस प्रकार के कोई क्लिष्ट से क्वेश्चन कभी कभी एमपीपीएससी पूछ लेती है, तो याद रखिएगा। समुद्रगुप्त ने एरन को किस रूप में स्वीकार किया? स्वभोग नगर के रूप में स्वीकार किया। समुद्रगुप्त ने एरन को किस रूप में स्वीकार किया? स्वभोग नगर के रूप में स्वीकार किया। सागर जिले में स्थित एरन से ही गुप्त काल में सती प्रथा, सती प्रथा के सबसे पुराने प्रमाण मिले हैं। कहाँ से? सागर के एरन से। अब है चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य। गुप्त वंश के शासक चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने उज्जैनी पर शासन किया। इसने सकारी की उपाधि भी धारण की। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य कौन है? ये गुप्त वंश के शासक हैं और इन्होंने उज्जैनी पर शासन किया और सकारी की उपाधि भी धारण करी। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सकारी की उपाधि किसने धारण की? चंद्रगुप्त द्वितीय ने। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य द्वारा जारी सिक्कों में उसे सिंह विक्रम कहा जाता है। सिंह विक्रम किस शासक को कहा जाता है? तो सिंह विक्रम कहा जाता है चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य को। किस में कहा जाता है? तो उनमें जारी, उसके द्वारा जारी सिक्कों में। कुमारगुप्त एवं घटोत्कच के शासनकाल में तुमेन अभिलेख कहाँ है? चंदेरी के अशोकनगर में है। एरन अभिलेख कहाँ पर है? एरन सागर क्षेत्र में है। तो कुमारगुप्त एवं घटोत्कच के काल में ये अभिलेख बने थे। अशोकनगर जिले के चंदेरी के पास जो तुमेन अभिलेख है, गुप्त वंश के शासक कुमारगुप्त को शरतकालीन सूर्य की भांति बताया है। ये क्वेश्चन तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे व्यापम हो चाहे एमपी का एग्ज़ाम हो। मेरे पास अभी थोड़ी सी टाइम की कमी है। मैं इतिहास के लगभग 2500 प्रश्न निकालने वाली हूँ, क्योंकि ये वाला जो साल आने वाला है 2023, ये 2020 का जो अभी 22 का जो लास्ट वाला साल है, यहाँ पर मंथ जो बचे वो वैकेंसी देखने को मिल सकती हैं आपको मध्य प्रदेश के व्यापम की। पीएससी का भी जो नवंबर दिसंबर में दूसरा नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो ये समझिए कि आपको बहुत पढ़ना ही पढ़ना है। तो उसके इतिहास जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, वो बहुत ज़्यादा कठिन रहती है, तो एकदम से पढ़ नहीं सकते। तो मध्य प्रदेश इतिहास का हम देख रहे हैं पिछले 3-4 सालों में ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो वो 2500 प्रश्न निकालूंगी और उसकी वीडियो आपके लिए लेके आऊँगी। वहाँ से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। मैं जो नोट्स बनाती हूँ, मेरा जो एमपीपीएससी मेंस का पैकेज है या प्रीलिम्स का पैकेज है, मैं बहुत सारी बुक्स में से जो सबसे बेस्ट चीज़ें होती हैं वो निकाल के वहाँ पे देती हूँ। सभी मटेरियल एक साथ आपको मिल जाए, वही मैं कोशिश करती हूँ। तो वही एमपीपीएससी व्यापम के लिए वो मध्य प्रदेश का इतिहास तैयार करना है, क्योंकि पटवारी का एग्ज़ाम भी आपको जून में नोटिफिकेशन आ सकता है, इसके 100% पॉसिबिलिटी है। तो वो उसमें भी आपको हेल्प करेगा। ये वाला जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि तुमैन अभिलेख कहाँ है? चंदेरी में। किस अभिलेख में राजा को गुप्तकालीन शरतकालीन सूर्य की भांति बताया है? तो किस में बताया? तुमेन अभिलेख में। किस शासक को बताया है? तो ये बताया है कुमारगुप्त को। एरन में गुप्त साम्राज्य से संबंधित बुद्धगुप्त स्तंभ भी है। बुद्धगुप्त स्तंभ भी है, वो कहाँ पर है? वो एरन में है। याद रखिएगा, बुद्धगुप्त स्तंभ कहाँ पर है? एरन में है। अगला क्वेश्चन है। आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड्स, आप हमारी कुछ ई बुक भी देख सकते हैं, ये भी ले सकते हैं। एमपीपीएससी प्रीलिम्स का ये पैकेज है मेरा, ये भी परचेस आप कर सकते हैं। ये देखिए कुछ इस तरह की बुकलेट आएंगी, और ये जो बुकलेट है ये मध्य प्रदेश के इतिहास की बुकलेट है, और ये यूनिट 1 की है, और ये यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4, यूनिट 5, 6, 7, 8, 9, 10, और एक प्रैक्टिस सेट है और एक करंट की। वो आज जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ इसी बुक से पढ़ा रही हूँ। इसी तरह के क्वेश्चन इसमें कवर किए गए। इनके साथ आपको एक ग्रुप भी मिलता है, ग्रुप में भी मैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देती हूँ। ये मेरी एमपीपीएससी प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज़ है। टेस्ट सीरीज़ में 5000 प्रश्न हैं। हर यूनिट से 400 से 500 प्रश्न लिए गए हैं। टोटल 5000 प्रश्न है, 5000 एमसीक्यू। इसकी हार्ड कॉपी भी आप ले सकते हैं जो आपके घर आएगी। इसकी सॉफ्ट कॉपी आप व्हाट्सएप पे भी ले सकते हैं। आप जैसे ही पेमेंट करेंगे आपको व्हाट्सएप पे मिल जाएगा। इसकी सॉफ्ट कॉपी की प्राइस जो है वो 999 है, और हार्ड कॉपी की प्राइस इसकी 1999। हार्ड कॉपी आपके घर में 4 से 5 दिन में पहुंच जाएगी। आप जहां भी रहते हो 4 से 5 वर्किंग डे में आपके पास पहुंच जाएगा। तो आप हमारी ये टेस्ट सीरीज़ भी ले सकते हैं। आप हमारी प्रीलिम्स का पैकेज लेना चाहते हैं इस बार के साथ, ये अगले बार के प्री में भी आपको काम आएगा। इसके साथ आप हमारी ये ई बुक भी ले सकते हैं। इसमें करंट अफेयर्स है, ये जनवरी से दिसंबर 2021 तक है। एक और करंट अफेयर तैयार हो रहा है, वो जनवरी से अप्रैल 2022 तक रहेगा।
ये हमारी MPSC की टेस्ट सीरीज़ है, ये जनवरी की मासिकी है। ये MPGK का वन लाइनर है, 1000 वन लाइनर है और ये 5000 वन लाइनर है। और ये जो है ये मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान के ऑब्जेक्टिव हैं। ऑब्जेक्टिव इसमें 3000 MCQ है। इसकी क्लास भी मैं जल्द स्टार्ट करने वाली हूँ, तो आप अगर चाहें तो आप हमारी ये ई बुक और नोट्स ले सकते हैं। बहुत ही शानदार नोट्स हैं, आप इसका रिव्यू देख सकते हैं जिससे मैं आपको पढ़ा रही हूँ। और टेस्ट सीरीज अगर आपके पास नोट्स लेने के लिए अभी समय नहीं है, नहीं पढ़ सकते, तो आप हमारी टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन कीजिएगा। 50 टेस्ट 5000 ऑब्जेक्टिव आप लगा लेते हैं तो अपने आप में आपका एक कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा। इसके रिव्यू भी मैं टेस्ट के बहुत सारे वीडियो में बता चुकी हूँ। अब हम पढ़ने वाले हैं औलिकर वंश। औलिकर वंश का क्षेत्र मंदसौर में रहा है। ये क्वेश्चन आता है कि औलिकर वंश किसको कहाँ पे रहा है, तो औलिकर वंश का क्षेत्र मध्य प्रदेश के मंदसौर में रहा है। मंदसौर में स्लेट बहुत ज़्यादा होती है और अफीम भी मंदसौर में होता है। चौथी 5वीं शताब्दी में पश्चिमी मालवा में औलिकर वंश का शासन रहा। दसपुर मंदसौर अभिलेख से जानकारी इसकी प्राप्त होती है कि औलिकर वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन था, तो औलिकर वंश का सबसे प्रतापी शासक था यशोवर्मन, और जिसका दसपुर मंदसौर में शासन है। मंदसौर का प्राचीन नाम दसपुर है और औलिकर वंश का सबसे प्रतापी शासक यशोधर्मन था। और याद रखिएगा, औलिकर वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन था, यशोधर्मन। औलिकर वंश का शासन कहाँ रहा है, मंदसौर में रहा है। मंदसौर अभिलेख से ही इसकी जानकारी मिलती है। और उसके अलावा यहाँ के कौन शासक रहे हैं, जयवर्मा, सिंहवर्मा, नरवर्मा, प्रकाश धर्मा और यशोधर्मन। फिर है मैकाल का पांडव वंश। मैकाल का पांडव आधुनिक अमरकंटक क्षेत्र प्राचीन मैकाल कहलाता है। इस राज्य के प्रारंभिक शासक पांडव वंश में जयवल, भरतवल और वत्सराज हुए, जो कि गुप्त साम्राज्य के अधीन थे। नागवंश मध्य प्रदेश में कुषाण वंश के अंतिम शासकों की निर्बलता का लाभ उठाकर नागवंश ने पवाया मतलब पद्मावती, वर्तमान पवाया को वर्तमान ग्वालियर बोला जाता है, में अपने साम्राज्य का विस्तार किया था। नागवंश ने कहाँ पे विस्तार किया, ग्वालियर में। ग्वालियर कहाँ पर है, पवाया में। संस्कृत के नाटककार भवभूति ने मालती माधवम में पद्मावती का वर्णन किया है। भवभूति ने कहाँ वर्णन किया है, भवभूति ने मालती माधवम में पद्मावती का वर्णन किया है। नाटककार है भवभूति, कौन है, संस्कृत के नाटककार हैं। इन्होंने काय में पद्मावती का वर्णन किया, इन्होंने मालती माधवम में पद्मावती का वर्णन किया है। नागवंश का संस्थापक कौन सा, नागवंश का संस्थापक कौन था, नागवंश का संस्थापक था वृषनाग। इसने 2री शताब्दी के अंत में विदिशा में नागवंश की स्थापना की थी। कहाँ पे की थी नागवंश ने, नागवंश का संस्थापक कौन था, वृषनाग था। और 2री शताब्दी के अंत में विदिशा में नागवंश की स्थापना की थी। नागवंश के शासक वृषनाग का उत्तराधिकारी भीमनाग था। कौन था नागवंश के संस्थापक, वृषनाग का उत्तराधिकारी भीमनाग। याद रखिएगा, नागवंश का संस्थापक कौन था, वृषनाग था, और वृषनाग का उत्तराधिकारी कौन था, भीमनाग था। इसने अपनी राजधानी विदिशा से पद्मावती ले जाने के लिए बाध्य होना पड़ा था। कटनी जिले के तिगवा गांव में कंकाली देवी के नाम से गुप्तकालीन विष्णु मंदिर भी है। कहाँ पर है, कटनी जिले के तिगवा गाँव में। फ्रेंड्स, ये हमने गुप्त काल तक पढ़ लिए। अब गुप्तोत्तर काल के जो आगे के वंश हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हमें गुप्तोत्तर काल से जितना भी मध्यकालीन भारत तक का पूरा पढ़ लेंगे, फिर हम पूरा मध्यकालीन भारत का पढ़ लेंगे, देन हम आधुनिक का पढ़ लेंगे। इस तरह से ये मध्य प्रदेश का इतिहास कंप्लीट हो जाएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर जरूर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में आपको नया न्यू चैनल ट्रिक की लिंक मिलेगी, उससे जुड़ जाइएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।